प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपकी क्लास 12th की सेकेंड बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम चर्चा कर रहे हैं। पहले बुक में हमने 10 क्वेश्चन पर चर्चा की थी। आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन एनी टू की कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसा कि हमने पहले चर्चा की हुई है कि आज़ादी के समय देश के लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें थी और ये विश्वास था कि हमारी सरकार अब हमारी गरीबी को दूर करने के लिए और देश के विकास के लिए बड़े कदम उठाएगी, जिसका परिणाम हम सबको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो देश के सभी शहरों, गांवों, गलियों में इस बात की चर्चा जोर से चल रही थी और सभी लोग, सभी इंस्टीट्यूशंस अपने अपने तर्क दे रहे थे। इस पूरी चर्चा का दो केंद्र बिंदु था। दो बातों पर लेकर के लोगों के बीच चर्चा चल रही थी कि एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर वर्सेज पब्लिक सेक्टर। ये दो विवाद के मुद्दे थे उस समय। उसी की चर्चा इस क्वेश्चन में की गई है कि टू की कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्रीज, जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर फील्ड पर ज़्यादा जोर दिया गया था और सेकेंड 5 ईयर में इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस था। मेनी थॉट द सेकेंड 5 ईयर प्लान लैक्ड एन एग्रीगेरियन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट। कई लोगों का मानना था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पर ज़्यादा जोर दिया गया और एग्रीगेरियन सेक्टर पर कम जोर दिया गया। थ्रस्ट ऑन इंडस्ट्री कॉज एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया टू सफर, और इसका जो परिणाम हुआ, इसके कारण गांव को और एग्रीकल्चर को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। गांधीयन इकोनॉमिस्ट एम्फेसिस ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो गांधीवादी विचारधारा के इकोनॉमिस्ट थे, वो चाहते थे कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया जाए। Emphasis on industry led to the prosperity in urban and industrial section at the expense of the farmers and the rural population. कुछ लोगों का मानना था कि इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा जोर देने से शहरों में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आती है, लेकिन उसकी कीमत जो है रूरल पॉपुलेशन को और किसानों को चुकानी पड़ती है। Those who supported industrialization thought that without a drastic increase in industrial production, there could be no escape from the cycle of poverty. जो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्ट में थे, उनका मानना था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी किए बिना, उस पर फोकस किए बिना हम गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। In spite of spending more money on agriculture, the massive problem of rural poverty could not be solved. कि हमने एग्रीकल्चर फील्ड पर ज्यादा खर्च करके भी देख लिया, लेकिन रूरल पॉवर्टी में की समस्या जो है वो सॉल्व नहीं हुई है। सो मोर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसीलिए अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। दोनों के अपने अपने तर्क थे, दोनों के अपने अपने लॉजिक थे। जो दूसरी कंट्रोवर्सी थी कि प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नोन पाथ ऑफ डेवलपमेंट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि आजादी के समय देश के सामने या यूं कहें दुनिया में डेवलपमेंट के दो मॉडल अवेलेबल थे, सोवियत मॉडल और कैपिटलिस्ट मॉडल। कैपिटलिस्ट मॉडल में प्राइवेट प्रॉपर्टी का को ज्यादा तरजीह दी जाती थी, पब्लिक सेक्टर में स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी। कैपिटलिस्ट model of development was not accepted because in this case development was entirely left in the private sector. हमने कैपिटलिस्ट मॉडल को इसलिए नहीं अडॉप्ट किया क्योंकि उस पर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही सारा डेवलपमेंट का दारोमदार होता।
Socialist model was also not fully adopted because it abolished private property. और हमने सोशलिस्ट मॉडल को भी पूरी तरह से नहीं अपनाया क्योंकि इससे प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो एबोलिश हो जाता है. अंडर द पब्लिक सेक्टर ऑल द प्रोडक्शन वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के जो प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्रियल बेस है, वो स्टेट के कंट्रोल में होता है. हमने दोनों को नहीं अपनाया. इंडिया एडॉप्टेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मॉडल्स कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी. और हमने दोनों की अच्छी बातें, दोनों कैपिटलिस्ट मॉडल की भी और सोशलिस्ट मॉडल की भी बातें अपने देश में एक्सेप्ट किया और हमने उसका नाम मिक्स्ड इकोनॉमी दिया. फॉर एग्जाम्पल, मच ऑफ द एग्रीकल्चरल ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर whereas द स्टेट कंट्रोल्ड हैवी इंडस्ट्री. बहुत सारे फील्ड्स को हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जबकि हैवी इंडस्ट्री जैसे कई सारे मामले स्टेट कंट्रोल्ड में रहे. The idea of a mixed economy also faced criticism on the following ground. देश ने जो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई उसकी भी कई शर्तों पर आलोचना की जाती है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर लैक द स्टिमुलस टू ग्रो. प्राइवेट सेक्टर में विकास के लिए प्रोत्साहन का अभाव था. द enlarged public sector produced powerful vested interest. पब्लिक सेक्टर में जो है कई सारे निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो शामिल हो जाते हैं. एंड टू मच स्टेट कंट्रोल लेड टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन. और ज्यादा स्टेट कंट्रोल्ड वाले सिस्टम में इनएफिशिएंसी और करप्शन आ जाती है. इस आधार पर मिक्स्ड इकोनॉमी की आलोचना भी की जाती है. क्वेश्चन नंबर 12. डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बार बार पूछा भी जाता है. द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी आर: नेहरू had always put his faith in science and technology for rapidly building a modern India. देश के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा एक आधुनिक भारत के निर्माण में साइंस और टेक्नोलॉजी पर विश्वास जताया है. A significant component of his industrialization plan was the nuclear program initiated in the late 1940s under the guidance of Homi Jahangir Bhabha. Famous, well-known scientist of India, होमी जहांगीर भाभा. उन्हीं के नेतृत्व में, निर्देशन में 1940s में ही हमारे प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था. इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज. और भारत का हमेशा से ही मानना रहा है कि हम एटॉमिक एनर्जी को पीसफुल पर्पज के लिए यूज करेंगे. India advocates no first use and reiterates India's commitment to global, verifiable, and non-discriminatory nuclear disarmament, leading to a nuclear weapon-free world. भारत ने हमेशा से ये कहा है, अपनी पॉलिसी जो न्यूक्लियर पॉलिसी में डिक्लेयर किया है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, कि अपनी कमिटमेंट पर इंडिया हमेशा खड़ा रहा है. और इंडिया ने साथ ही साथ हमेशा एक वेपन फ्री वर्ल्ड की बात की है. इंडिया वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, हेंस प्लीडेड फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मेंट विथ सुपर पावर. भारत हमेशा जो है न्यूक्लियर वेपन को लेकर के उसके अगेंस्ट रहा है और सुपर पावर से भी ये प्रार्थना की है न्यूक्लियर डिसआर्मेंट की. दुनिया जो है वो पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन से फ्री हो जाए. इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एज
discriminatory and refused to sign on it. भारत का मानना है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह कुछ देशों को न्यूक्लियर वेपन्स रखने की इजाजत देता है और दुनिया के दूसरे देशों को इससे वंचित रखने का एक प्रयास है। भारत ने इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेटरी कहा है और इस पर साइन करने से मना कर दिया है। Even India's first nuclear test in May 1974 was termed as a peaceful explosion, and India argued to use nuclear power for peaceful purpose only. भारत ने जो मई 1974 में जो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया उसको उन्होंने पीसफुल एक्सप्लोजन का नाम दिया और साथ ही ये कहा कि न्यूक्लियर पावर का यूज पीसफुल पर्पज के लिए ही होना चाहिए। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998 demonstrating its capacity to use nuclear energy for military purpose. 1998 में मई महीने में भारत ने लगभग एक सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट 5 न्यूक्लियर टेस्ट लगातार किए और दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर का एक डिमोन्स्ट्रेट किया फॉर द मिलिट्री पर्पज। और हाल ही में एक पॉइंट हम यहाँ और भी ऐड कर सकते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने देश की न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि भारत जरूरत पड़ने पर अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का रिव्यू भी कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट था इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जामिन द एफर्ट्स टेकन बाय जवाहरलाल नेहरू फॉर द प्रमोशन ऑफ एफ्रो एशियन यूनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई एग्जाम्स को देखते हुए। एफर्ट्स टेकन बाय जवाहरलाल नेहरू फॉर द प्रमोशन ऑफ एफ्रो एशियन यूनिटी। Under the leadership of Nehru, India convened the Asian Relation Conference in March 1947. नेहरू की अध्यक्षता में मार्च 1947 में ही एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कन्वे किया गया। India made earnest effort for the realization of freedom of Indonesia by convening an international conference in 1949. भारत ने इंडोनेशिया की आजादी को समर्थन देने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1949 में कन्वेन किया। इंडिया वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर्मली अपोज्ड टू रेसिज्म, स्पेशली अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर भी और कहीं भी डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस का समर्थन किया है और खास तौर से रेसिज्म का विरोध किया है। The Afro-Asian Conference, held in the Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with newly independent Asian and African nations. जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, और इसी में एक ये बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ और ये दिखाता है कि भारत जो है एशिया और अफ्रीका के जो न्यूली इंडिपेंडेंट देश है उनके से कैसे इंगेजमेंट चाहता है। द बांडुंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेम, और यही बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 का आगे चल करके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इस्टेब्लिशमेंट का कारण बना। द फर्स्ट समिट ऑफ नेम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961, और आगे चल करके 1961 में सितंबर में बेलग्रेड नामक शहर में नेम की पहली बैठक हुई। नेहरू वाज को फाउंडर ऑफ द नेम। क्वेश्चन नंबर 14, evaluate the impact of Chinese invasion of 1962 in denting India's image at home and abroad both. भारतीय राजनीति के लिहाज से 1962 का चाइनीज इन्वेशन।
और जैसा कि हमने देखा कि इसमें चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और इस घटना से भारत की जो इमेज थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और डोमेस्टिक लेवल पर भी वो डेंट हुई, उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। द चाइना वार dented the India's image at home and abroad. India had to approach Americans and the British for military assistance to tide over the crisis. The Soviet Union remained neutral during the conflict. भारत को अमेरिका और ब्रिटिश से अप्रोच करना पड़ा मदद के लिए। सोवियत संघ पूरे मामले में न्यूट्रल बना रहा। It induced a sense of national humiliation at international level and at the same time strengthened a spirit of nationalism. इस घटना के बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल ह्यूमिलिएशन का सब्जेक्ट था, एक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी हुई, लेकिन साथ ही साथ इस घटना ने पूरे देश को एकजुट किया और पूरे देश में नेशनलिज्म की जो भावना थी वो मजबूत हुई। नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड देन डिफेंस मिनिस्टर बी कृष्ण मेनन had to leave the cabinet. Some of the top army commanders either resigned or were retired. नेहरू जी के खास मित्र और उनके कैबिनेट के सहयोगी तत्कालीन रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा और बहुत सारे टॉप आर्मी कमांडर्स ने रिजाइन कर दिए या फिर रिटायरमेंट ले ली। Nehru's own stature suffered as he was severely criticized for his naive assessment of the Chinese intention and lack of the military preparedness. तो नेहरू जी की भी चाइना की इंटेंशन को समझ नहीं पाने के कारण उनकी आलोचना हुई। सेना की तैयारियों में भी कमी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम a no confidence motion against the government was moved and debated in लोक सभा। देश की आजादी के बाद पहली बार सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया पार्लियामेंट में और उस पर लोकसभा में चर्चा भी हुई। कांग्रेस लॉस्ट सम इम्पोर्टेंट बाई इलेक्शंस टू लोकसभा और इसके बाद कई सारे बाई इलेक्शंस में कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज। देश का राजनीतिक मूड जो है वो चेंज। क्वेश्चन नंबर 15, डज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट हर डिजायर टू बी एन इम्पोर्टेंट रीजनल पावर? आर्ग्यू योर केस विद द बांग्लादेश वार ऑफ 1971 एज एन एग्जाम्पल। क्या भारत जो है एक रीजनल पावर बनना चाहता है? बांग्लादेश वार का एग्जाम्पल देकर के आपको अपने तर्क देने हैं। तो कोई इसमें गलत नहीं है। कोई भी देश जो है अपने आप को पावर बढ़ाना चाहता है, अपने आप को एक पावर के रूप में स्टेब्लिश करना चाहता है। अगर भारत भी ऐसा चाहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो हम इस पॉइंट के साथ एग्री कर सकते हैं और बांग्लादेश का एग्जाम्पल देकर के हम इसको अपने तर्क को भी रख सकते हैं। पूरे घटनाक्रम को हम ऐसे लिख सकते हैं कि in 1970 Pakistan faced its biggest crisis in the way for a split verdict. Zulfikar Ali Bhutto's party emerged as winner in West Pakistan, while Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, swept through East Pakistan. जो 1970 में इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, वहां पर वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी को बहुमत मिला और बांग्लादेश वाले पार्ट में ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी उसने स्वीप किया। The Bengali population of East Pakistan had voted to protest against years of being treated as second-class citizens by the rulers based in West Pakistan. पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो वेस्ट पाकिस्तान है वहां का पॉलिटिकली डोमिनेंस था और उन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ सेकेंड क्लास सिटीजन जैसा व्यवहार किया। ईस्ट पाकिस्तान की जनता ने इसी के खिलाफ
वोट किया था और शेख मुजीबुर रहमान को अपना समर्थन दिया था। In 1971, Pakistani army arrested Sheikh Mujib and unleashed a reign of terror on East Pakistan। और लेकिन इसके बाद जो है 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने, क्योंकि वहां पर वेस्ट पाकिस्तान का पॉलिटिकल डोमिनेंस था, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और ईस्ट पाकिस्तान में आतंक बरसाना शुरू कर दिया। In response to this, the people started to struggle to liberate Bangladesh from Pakistan। और इस तरह वहां के लोगों ने इस घटना के रिस्पॉन्स में अलग बांग्लादेश की डिमांड शुरू कर दी। Throughout 1971, India had to bear 80 lakh refugees who fled from East Pakistan to take shelter। और इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के कारण बांग्लादेशी भाग करके भारत की सीमा में आए और लगभग 80 लाख बांग्लादेशियों ने शरणार्थी के रूप में भारत की सीमा में प्रवेश किया। Hence, India had to extend moral and material support to the freedom struggle of Bangladesh। भारत की सरकार ने बांग्लादेशी लोगों के इस संघर्ष को मोरली और मटेरियल सपोर्ट दिया, अलग बांग्लादेश के फ्रीडम स्ट्रगल को। A full-scale war between India and Pakistan in December 1971 broke out। और इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच जो है फुल स्केल वार दिसंबर 1971 में शुरू हो गया। Within 10 days, the Indian army surrounded Dhaka from 3 sides। 10 दिनों की लड़ाई में ही भारत की सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। एंड पाकिस्तान हैड टू सरेंडर, और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। With Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire and similar agreement was signed between India and Pakistan in 1972। और इस तरह से बांग्लादेश एक आजाद देश के रूप में सामने आया और फिर भारत ने यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर किया और भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। और most people of India saw this moment as a glory of India and a dear sign of India's growing military power। On the above mentioned reference, we may conclude, yes, India's foreign policy reflects her desire to be an important regional power, which was revealed during the Bangladesh War of 1971। Question number 16. Describe any 3 major events that led to the formal split in the Congress Party in 1969। भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण घटना 1969 का कांग्रेस विभाजन, उसी का कारण हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसके कारण को, कांग्रेस के विभाजन के कारण को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं कि इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969। ये 2 जो घटनाएं हैं, 2 इवेंट्स हैं, वो कांग्रेस के विभाजन के कारण बनते हैं और ये पूरा आंसर इन्हीं 2 घटनाओं के आसपास रहे। The reason for the split in the Congress party in 1969, Indira Gandhi faced a challenge from within the party by the syndicate, a group of powerful and influential leaders from within the Congress। तो syndicate क्या था? A group of powerful and influential leaders from within the Congress। कांग्रेस पार्टी के अंदर के पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर का एक ग्रुप था, उसको हम सिंडिकेट कहते थे। Indira Gandhi faced a challenge from syndicate। They expected Indira Gandhi to be a puppet in their hand, but she chose her trusted group of advisors from outside the party and sidelined the syndicate। सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाते वक्त ये सोचा था कि इंदिरा गांधी एक पपेट के रूप में काम करेगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने विश्वासपात्र लोगों का एक अलग ग्रुप बनाया और सिंडिकेट को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। शी कन्वर्टेड द पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। और जो पार्टी के अंदर ये विवाद था पावर को लेकर के, तो पावर स्ट्रगल को उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल के रूप में चेंज कर दिया। शी लॉन्च्ड, कैसे?
she launched a series of initiatives to give the government policy a left orientation. पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल कैसे चेंज कर दिया? बाय द लॉन्चिंग अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी अ लेफ्ट ओरिएंटेशन। पूरी सरकार की पॉलिसी को उन्होंने लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन दे दिया। She launched the 10-point program which included nationalization of banks, insurance without the consent of the syndicate. और इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने सिंडिकेट की सहमति लेने की कोशिश नहीं। और policies of nationalization of banks, abolition of privy-purs led to the resignation of Morarji Desai, the then deputy prime minister and finance minister. जब इन्होंने इतने डिसीजंस ले लिए तो इसके विरोध में मोरारजी देसाई जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ द 1969 ब्रॉट डिफरेंसेज आउट इन द ओपन। और इसके बाद जो 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ उसमें ये संघर्ष खुल करके सामने आया। द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट वाज नीलम संजीवा रेड्डी and Mrs. Gandhi supported V.V. Giri, an independent presidential candidate against the party lines. तो कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे फॉर प्रेसिडेंशियल पोस्ट नीलम संजीवा रेड्डी, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बीबी गिरी को अपना सपोर्ट किया पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर। और आगे बीबी गिरी ऑन द इलेक्शंस एंड इंदिरा गांधी प्रूव्ड हर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। और परिणाम यह हुआ कि बीबी गिरी चुनाव जीत गए और इस तरह से इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को दिखा दिया, प्रूव कर दी। दिस फॉर्मलाइज द स्प्लिट। अब कांग्रेस का विभाजन तय था। द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय द सिंडिकेट केम टू बी रेफर्ड टू एज द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन and the group led by the Indira Gandhi came to be called Congress Revisionist। तो इस तरह कांग्रेस जो है कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ दो अलग अलग नामों से बट गई। सिंडिकेट के नेतृत्व वाले कांग्रेस को कांग्रेस ओ कहा गया, इंदिरा गांधी वाले गुट को कांग्रेस आर कहा। क्वेश्चन नंबर 17, where the general elections of 1967 called the political earthquake for Congress, examine any 4 regions। एक बार रिकॉल करते हैं कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकेंड जनरल इलेक्शन, थर्ड जनरल इलेक्शंस, इन तीनों जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को लगातार बड़ी सफलता मिली और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। विपक्ष को, अपोजिशन पार्टीज को नाम मात्र की सफलता मिली। तो लगातार 3 चुनाव में सफलता के बाद, डोमिनेंस के बाद चौथे आम चुनाव 1967 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा और पहली बार कांग्रेस के डोमिनेंस को चुनौती मिली। इसीलिए इस चुनाव को पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है जिसको हम इन पॉइंट्स में देखेंगे कि the general elections of 1967 were called the political earthquake for Congress because the results jolted the Congress at both the national and state levels। चुनाव के परिणाम थे स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी कांग्रेस के लिए एक झटका थे। कांग्रेस won the Lok Sabha elections but with the lowest number of seats and share of votes since 1952। चुनाव तो कांग्रेस जीत गई लोकसभा की, लेकिन जो उसके जो नंबर ऑफ सीट्स थे वो अब तक के 4 चुनाव में सबसे कम थे और जो वोट शेयर था वो भी अब तक के चुनाव में सबसे कम था। हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधीज कैबिनेट वर डिफीटेड। इंदिरा गांधी के कैबिनेट के आधे मिनिस्टर चुनाव हार गए। The political stalwarts who lost in their constituencies included बहुत बड़े बड़े नेता के कामराज इन तमिलनाडु, एस के पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्या घोष इन वेस्ट बंगाल
एंड के.बी. साहा इन बिहार। ये बड़े बड़े अपने अपने स्टेट्स के लीडर चुनाव हार गए। कांग्रेस लॉस्ट द मेजॉरिटी इन एज मेनी एज 7 स्टेट्स। 7 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने अपना बहुमत खो दिया। इन 2 स्टेट्स इट फेल्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ड्यू टू डिफिक्शन। और 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई। क्यों? ड्यू टू डिफेक्शन, दल बदल के कारण। और यही पहली बार कांग्रेस को राजनीतिक झटका लगा था। कांग्रेस के वन पार्टी डोमिनेंस को चुनौती मिली थी और इसीलिए इस चुनाव को कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मींट बाय प्रिवी पर्स? Evaluate the role played by Indira Gandhi in the abolition of privy purse. So, what is meant by privy purse? At the time of integration of the princely states with the Indian Union, an assurance was given to the rulers' families that they would be allowed to retain certain private property and given a grant in hereditary or government allowance, measured on the basis of the extent of revenue and potential of the merging state. This grant was called the Privy Purse. जब प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ने अपने राज्य को भारत संघ में विलय किया तो उनको एक कुछ एश्योरेंस दिया गया। ये दिया गया था कि वे अपने पास कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं और गवर्नमेंट अलाउंस उनको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यू एंड पोटेंशियल ऑफ द मर्जिंग स्टेट। उस स्टेट की जो पोटेंशियल है, जो रेवेन्यू है, उसके आधार पर कुछ गवर्नमेंट अलाउंस उनको पेंशन के रूप में दी जाएगी। इसी को प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता था। रोल ऑफ इंदिरा गांधी इन एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स। फॉलोइंग द 1967 इलेक्शंस, Indira Gandhi supported the demand for abolishing the Privy Purse. Morarji Desai called the move morally wrong and amounting to a breach of faith with the princess. तो इन्होंने इंदिरा गांधी ने 67 में जो कुछ लोग डिमांड कर रहे थे प्रिवी पर्स के एबोलिशन का, इंदिरा गांधी ने उसको समर्थन किया। मोरारजी देसाई ने इसको मोरली जो है रॉन्ग कहा और विश्वासघात की संज्ञा दी। The government tried to bring a constitutional amendment in 1970, but it was not passed in राज्यसभा। सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किया लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया। It then issued a ordinance which was struck down by the Supreme Court. सरकार ने इसके लिए फिर से ऑर्डिनेंस लाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो भी स्ट्रक डाउन हो गया। इंदिरा गांधी मेड दिस इनटू अ मेजर इलेक्शन इशू इन 1971। 71 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने इसको मेजर इशू बनाया एंड गॉट अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट, और जनता का समर्थन मिला। फाइनली आफ्टर हर मैसिव विक्ट्री in the 1971 election, the constitution was amended to remove legal obstacles for the abolition of privy purse, और इस तरह से प्रिवी पर्स एबोलिश कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स? डिस्क्राइब एनी 2 डिमेरिट्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या है? The change of political loyalty by an elected public representative is known as defection. जब कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नेता जो इलेक्शन में जीत करके आया है, वो जीतने के बाद अपनी पार्टी पॉलिटिकल लॉयल्टी चेंज कर देता है, उसी को डिफेक्शन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, when an elected public representative leaves the party on whose symbol he or she was elected and join another party due to personal and political difference, or makes a new political party or vote against the parent party without formally leaving the party, then it is known as defection. अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद जो किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतता है
अगर वह चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है आपसी डिफरेंस के कारण, या कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, या पार्टी लाइन से बाहर जाकर के लोकसभा में या हाउस में वोटिंग करता है, तो उसको डिफेक्शन कहा जाता है। डीमेरिट्स ऑफ डिफेक्शन। आजकल हालांकि डिफेक्शन बहुत ही आम बात हो गई है, एक भारतीय राजनीति की बहुत गंदी प्रैक्टिस है, लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। तो क्या डिमेरिट्स है कि बाइंग ऑफ पार्टी डिफेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज इंक्रीज्ड पॉलिटिकल करप्शन। राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ता है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैव क्रिएटेड डिवीजन इन पॉलिटिकल पार्टीज। Central and state government became victims of political uncertainty. Political parties have become irresponsible, and thereby people have started losing faith in political parties and their leaders. तो ये कुछ कमियां हैं। इसके कारण जो है, एक तो सरकार और राजनीतिक दलों के बीच एक अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी की भावना आ रही है, और साथ ही साथ लोग जो है, लोगों का जो विश्वास है पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में, उसमें धीरे धीरे कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जामिन एनी फैक्टर्स दैट यू थिंक लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन अर्ली 1970। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पर्सनालिटी के रूप में सामने आई। उनकी पॉपुलैरिटी चरम पर थी। इसके पीछे क्या कारण रहे? द फैक्टर्स that led to the popularity of Indira Gandhi. Indira Gandhi was able to overcome the challenge put forward by the syndicate. तो पहली बात ये थी कि अपनी ही पार्टी के इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लीडर्स के अगेंस्ट जा करके उनकी चुनौती से वो बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल करके आई थी और पार्टी को रीस्टेब्लिश किया था। तो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पावर के रूप में अपने आप को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। The positive programs introduced by Indira Gandhi, such as nationalization of banks, ceiling on land and other socialist measures, उसने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स लागू किए जो उनको एक लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन देते हैं। ऐसे पॉजिटिव प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। Her slogans, which struck a chord with the poor and downtrodden, like गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिसके कारण उनके साथ गरीब लोग जुड़े। She was able to successfully convert a power struggle into the ideological war. पार्टी के अंदर सिंडिकेट को लेकर के जो पावर स्ट्रगल चल रहा था, उस स्ट्रगल को उन्होंने सक्सेसफुली आइडियोलॉजिकल वार में चेंज कर दिया। Due to the socialist orientation, she was seen as a protectorate of the poor and the unprivileged. उन्होंने जो सोशलिस्ट ओरिएंटेशन दिया, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन दिया अपने गवर्नमेंट को, और जो 10 पॉइंट प्रोग्राम चलाए, उसके कारण वो गरीब और अनप्रिविलेज लोगों के रक्षक के रूप में सामने आई। She was able to create a support base for herself among the disadvantaged group, और उन्होंने जो सोसाइटी का जो डिसएडवांटेज ग्रुप था उसको अपना सपोर्ट बेस बना लिया, अपना समर्थन का आधार वहां तक फैला लिया। आफ्टर विक्ट्री इन 1971 इंडो पाक वार, शी वाज सीन एज अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर, और पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा करके जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा और एक बांग्लादेश नए देश का उदय हुआ, उससे इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर के रूप में उभर करके सामने आई। द कांग्रेस पार्टी अंडर हर लीडरशिप ऑन बोथ द जनरल इलेक्शंस एंड द असेंबली इलेक्शन, और इसके बाद जितने भी जनरल इलेक्शंस हुए या असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत मिली, और पूरे देश में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया है। वीडियो के तीसरे पार्ट में हम फिर 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं
और मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि बुक फर्स्ट के 3 वीडियोज़ और बुक सेकंड के 3 वीडियोज़ दोनों मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इन 60 क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 80 टू 90 मार्क्स की तैयारी कर चुके हैं, ठीक ना। तो इसलिए आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लें, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत